हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और लास्ट में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी और इन सभी का इफ़ेक्ट हमारी वाइल्ड लाइफ पे क्या क्या होता है। इसी में ही आगे आज हमारा टॉपिक है द स्पीशीज़ इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसे स्पीशीज़, ऐसी प्रजातियाँ जो कि डेंजर में हैं, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन के डेंजर में, खतरे में है। अब एक्सटिंक्शन का मीनिंग क्या होता है? एक्सटिंक्शन रेफर्स टू डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज़। जो प्रजातियां हमारी डिसअपियर होती जा रही हैं, इट मीन्स लुप्त होती जा रही हैं, उन प्रजातियों से हमारा मीनिंग है एक्सटिंक्शन से। अ स्पीशीज़ वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्राइव्ड। एक प्रजाति जो एक बार चली जाती है, इट मीन्स लॉस्ट हो जाती है, लुप्त हो जाती है, वो दोबारा से नहीं आ सकती। तो हम यही कह सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। हमारी प्लांट्स और एनिमल के ऐसे स्पीशीज़, ऐसी प्रजातियाँ जो कि ऑलरेडी हमने खो दी हैं, उन्हीं को हम कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। और इनमें हमारा एक बर्ड है और उसका नाम है डोडो। पॉपुलेशन ऑफ डोडो बिल्कुल ही हमारी ख़त्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, और ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स में ही हमारे पास आता है। अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे एनिमल्स को बचाने के लिए हमने कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे पास एक है IUCN, दैट मीन्स द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब उन्होंने क्या किया, इन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया और उनको अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया कि ताकि उनके बारे में हम देख सकें। अब उन्होंने 3 ग्रुप में उनको डिवाइड किया। फर्स्ट वन हमारा है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। फर्स्ट इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़, अब इसका मीनिंग क्या होता है? एक तो हमने पढ़ा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, अब एक पढ़ा हमने एंडेंजर्ड। तो द स्पीशीज़ विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ़ द causative factors continue to operate and are in danger of extinct are called endangered species। इसका मतलब ऐसी स्पीशीज़, ऐसी प्रजातियां एनिमल्स की या प्लांट्स की जो कि लुप्त होने वाली हैं, उसके खतरे में है, इट मीन्स बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, कुछ ही गिने चुने बचे हैं, तो उनको हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसी में सेकेंड जो ग्रुप है वो हमारा है वल्नरेबल स्पीशीज़ का। सेकेंड ग्रुप इज़ वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन से होते हैं? दीज आर स्पीशीज़ दैट आर डिक्लाइनिंग बट स्टिल हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इट मीन्स ये डिक्लाइन पे तो हैं, ख़त्म तो होने वाले हैं, लेकिन अभी भी उनका कुछ सफिशिएंट नंबर है, तो उनको हम एंडेंजर्ड में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इन कैटेगरीज़ में आपने सुना होगा बच्चों, मस्क डियर, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं, ये हमारे वल्नरेबल स्पीशीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स वल्नरेबल स्पीशीज़ के एग्जाम्पल के बाद आता है हमारा थर्ड जो कैटेगरी है, वो है रेयर स्पीशीज़। रेयरली, इट मीन्स जो हमें रेयरली ही देखने को मिलते हैं। रेयरली क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि हम चलते फिरते डेली अपनी लाइफ में उन्हें देख लेते हैं, हाँ, लेकिन रेयरली हमें जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो हैं। और these are localized in certain geographical areas and extent scattered population considering the global environment, thus there are overall population in the world is small। अब रेयर स्पीशीज़ की जो कैटेगरी है बच्चों, उसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेयरली ऐसे स्पीशीज़ हैं कि जो हैं तो कुछ हमारे पास नंबर तो है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो ये 3 जो कैटेगरियाँ हमारी ये थी, और इनमें रेयर स्पीशीज़ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एंड एसिटिकस। ये जो हमारे एशियाटिकस, ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं, ये हमारे रेयर के। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, जो हमने कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो कि प्रोटेक्ट किए हैं। द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बीन एनलिस्टेड एज थ्रेटेंड एंड प्रोटेक्टेड स्पीशीज़। थ्रेटेंड मतलब जो कि खतरे में हैं और जिनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये हमने कुछ अपने अलग से एनलिस्ट करके रखे हैं। इनमें मस्क डियर, भारत स्वैम्प डियर, डक, ये सारी जो आपको यहाँ पे दिखाए गए ना 13 के 13, ये हमने अपनी लिस्ट में बनाई। ये हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ के स्पीशीज़ हैं।
अब उसके बाद हमने सोचा कि इनको कुछ कैसे कंज़र्व किया जाए, इनको बचाया कैसे जाए। तो इनको कंज़र्व करने के लिए बच्चों कंज़र्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वी कैन से वाइल्ड लाइफ को हम क्या कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें प्लांट्स के भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं और एनिमल्स के भी हैं, इट मीन्स लिविंग थिंग्स जितने भी हैं। तो उसको कंज़र्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन। कंजर्व करने का मतलब क्या होता है किसी को, इट मीन्स किसी को प्रोटेक्ट करना या उसको प्रिजर्व करना, उसको सेव करके रखना। प्रिपरेशन एंड जुडिशियस कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रेयर स्पीशीज़, कि हमें पॉपुलेशन को भी इतना कंट्रोल, उनकी पॉपुलेशन को भी हमें ध्यान से रखना पड़ेगा कि कोई कम होते जा रहे हैं तो उनके लिए हम कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको हम और बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे, जिनको अगर हम, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेव एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ, जो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ स्टेप्स बताए हैं हमारे लिए। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें बच्चों, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लैंड एंड वाटर यूटिलाइजेशन शुड बी डन टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अगर हम कहें कि हमने कोई एरिया प्रॉपरली, किसी जंगल में एनिमल रह रहे हैं और हम कहें कि हम जी वहाँ पे जाना, अपना पीपल का जो भी इंटरेक्शन है वो हम बंद कर देते हैं, लेकिन हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे प्रॉपरली उनके लिए पानी की सुविधा है, या प्रॉपरली उनकी जो ज़मीन है रहने के लिए वो कम तो नहीं हो रही है। तो ये हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे उनके लिए प्रॉपरली पानी है या नहीं है। ये तो नहीं है कि नदियाँ सूख चुकी है और जो हमारे एनिमल्स हैं वो हमारे पानी की वजह से उनकी डेथ होती जा रही है। तो ये हमें प्रॉपरली उनका लैंड और वाटर की यूटिलाइजेशन हमें देखनी पड़ेगी। सेकेंड है बच्चों, हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं हमारे साइंटिस्ट ने। आप देखिए, ईच कंट्री शुड बी आइडेंटिफाई द हैबिटेट्स एंड एरियाज ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द इकोनॉमिक एरिया। हर कंट्री को अपने अपने कंट्री में अलग अलग से वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ ना कुछ एरिया को रिजर्व करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड। इनकी सर्वाइवल के लिए हमें कुछ और भी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, क्या नहीं कर सकते, या फिर हमें स्ट्रिक्टली लॉ बनाने पड़ेंगे कि ऐसे हम पक्के कोई कानून बनाएं जिससे हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली लॉ से कि अगर किसी ने एनिमल्स को ऐसे हार्म किया तो उसे हम इलीगल हंटिंग बोल सकते हैं, शिकार करना, या फिर ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट है कि भाई एनिमल को ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए उनको मारा जाए और उनकी खाल से या उनके बॉडी पार्ट से हम और भी कोई चीज़ें बना के उसको एक्सपोर्ट करें। तो इसके लिए भी स्ट्रिक्टली लॉ बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट की जो रिस्टोरेशन है, ग्रास लैंड है, इनको भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। नेसेसरी डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रिवेंटेड। हमें ज़रूरी नहीं कि अननेसेसरी, हमें अगर जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी हम उन्हें क्यों परेशान करें अपनी वाइल्ड लाइफ को, है ना। तो ये भी चीज़ हमें पीपल को एडुकेट करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की तो हम क्यों ट्रीज़ को कट करें, क्यों अपने टिम्बर्स को कट करें। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, आपने सुना होगा कि बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो अभी क्या होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी को। और नेशनल पार्क्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। तो इनके लिए हमारी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। और ये हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं बच्चों जिसमें हम कंजर्व करने के लिए अपनी वाइल्ड लाइफ को स्टेप्स के लिए सजेस्ट किया गया है और उन्हें हम मान सकते हैं, उनको हम अपना भी सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ही आता है, अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहें तो हम कर क्या सकते हैं भाई, हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी। कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट एनिमल्स के लिए बनाती है, होते हैं हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़। इट मीन्स हम कुछ लैंड को, कुछ ऐसी ज़मीन को प्रोटेक्ट कर लें कि ये हमारी ओनली वाइल्ड लाइफ के लिए ही रिजर्व है, तो उनको हम कहेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़। क्या है, सम एरियाज़ लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो इनमें क्या होता है, इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ प्लांटेशन, जो भी हमने एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर दिया, इसमें हम प्लांटेशन नहीं करेंगे, कल्टीवेशन नहीं करेंगे, ग्रेजिंग नहीं कर सकते, और हंटिंग, ये सभी चीज़ें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नंबर 1 पे हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बच्चों,
A large area of protected land for conservation of wildlife, plants and animals resources and traditional life of their tribals living in the area is called a biosphere reserve. ऐसा लार्ज एरिया और उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया ज़मीन को, किस चीज़ के लिए? कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, जो भी वहाँ पे उस एरिया में जितने भी प्लांट या एनिमल्स हैं, रिसोर्सेज हैं उनको, या जो वहाँ पे जो ट्राइब्स रह रहे हैं उनकी लाइफ को, उनके जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स सुने ना आप लोगों ने, आदिवासी, तो उनकी लाइफ को बच्चों रिजर्व करने के लिए हमने जैसे एक बड़े से ज़मीन के टुकड़े को, लार्ज एरिया, तो उसको हम रिज़र्व कर देते हैं कि हाँ जी ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अभी भी आज भी आप देखोगे तो हमारे पास बच्चों मध्य प्रदेश में ये है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व। मध्य प्रदेश में है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारा मध्य प्रदेश में है बच्चों। तो आज भी हमारे पास ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सेम इसी तरीके से जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही होते हैं नेशनल पार्क्स। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क आर लार्ज एंड डाइवर्स रिजर्व्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं ये हमारी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं ये सभी। और इनमें क्या होता है? विच ऑफर्स प्रोटेक्शन टू प्लांट्स। जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें हम प्लांट्स को, एनिमल्स को और मैनी अदर एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हम इसमें दे ऑल्सो प्रोवाइड पब्लिक रिक्रिएशंस, पब्लिक रिक्रिएशन भी अलाउ करते हैं वो। बट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, मार्बल्ड कैट, ये बहुत सारी ऐसे यहाँ पे स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं जो कि हम नेशनल पार्क में रिजर्व कर सकते हैं। अब हमारे जो इंडिया में है बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो कि हमारे इंडिया में ही हैं। अब ये हमारा इंडिया का मैप स्टूडेंट्स, और इसमें हमने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को अलग अलग से शो किया है। तो आप भी बच्चों ट्राई करेंगे अपने घर पे एक इंडिया के मैप में, जो फिज़िकल मैप होगा इंडिया का, उसमें पॉलिटिकल मैप नहीं फिज़िकल मैप में भरा जाएगा बच्चों ये, और इसमें आप नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिखाओगे। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती क्या है बच्चों? जैसे हमने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व, हमने पढ़ा नेशनल पार्क्स, ऐसे ही होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आर स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना विद लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है बच्चों, उसमें हमारी जो फ्लोरा एंड फोना जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो सभी यहाँ पे रिजर्व होते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं, उनको स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है वो हमारी बहुत ही लिमिटेड होती है, किलिंग एनिमल्स एंड कटिंग ट्रीज़। तो इन एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो एरिया होता है हमारा, उसमें एनिमल्स को किल करना अलाउ नहीं है, कटिंग करना, ट्रीज़ का कटिंग करना वो अलाउ नहीं है, ये स्ट्रिक्टली वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। थ्रेटेंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, पाइथन, राइनासोर्स, ये सारी जितने भी हमारे यहाँ पे बताए गए हैं ये थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स हैं। थ्रेटेंड मतलब जो हमारे अभी खतरे के अंदर चल रहे हैं, इट मीन्स जिनको हमने रिजर्व करना है, इनको हमें बचाना है, कंजर्व करना है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ऐसे ही नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी इंडिया के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है बच्चों हमारे पास जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? जैसे आप लोग देखते हो जू में, zoos are places where animals and birds are protected by keeping them in special cages। हम जो जू में जाते हैं ना स्टूडेंट, जू देखते हैं, तो वही है हमारा जूलॉजिकल पार्क। वहाँ पे क्या किया जाता है? एनिमल्स को रखा तो जाता है लेकिन उनको केजेस के अंदर रखा जाता है, उनको पिंजरे के अंदर बंद करके रखा जाता है। और अभी जो हमने पढ़ा कि नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे हम एनिमल्स को पिंजरे के अंदर बंद नहीं कर सकते, उनको हम ओपनली घूमने देते हैं। इसीलिए हम उस लार्ज एरिया को कंजर्व कर देते हैं कि ये एरिया पूरा हमारा वाइल्ड लाइफ के लिए है, तो वो वहाँ पे फ्रीली घूम सकते हैं। और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि हम जो स्पेशल हमारे पास होते हैं, जितने भी स्पीशीज़ होते हैं, जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, उनको हम केजेस के अंदर रखते हैं, पिंजरे के अंदर रखते हैं।
अब इनमें बच्चों ज़ूज़ में हमारे पास क्या क्या होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमें अवेयर करता है पीपल को, उनको देखने के लिए। देखो जैसे हमें एलिफेंट को देखने की इच्छा हो, तो ये तो नहीं है ना कि हम सीधा के सीधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क जहाँ कहीं पे भी वहाँ पहुँच जाएँ। अगर हम अपने एरिया के ज़ू में भी जाएँ तो हमें कुछ एनिमल्स जो कि रेयरली एनिमल्स हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ पे जाके हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। हम अवेयर होते हैं कि हमें इनको बचाना चाहिए, हमें इनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहिए। तो इसी तरीके से इसी में जूलॉजिकल पार्क के बाद आता है बच्चों बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, अब बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन। एक ऐसा प्लेस बोटेनिकल गार्डन जो होता है, जैसे ज़ू हो गया बच्चों हमारा, वो एनिमल्स और बर्ड्स के लिए हो गया प्रोटेक्टेड एरिया। बोटेनिकल गार्डन होता है हमारा जो प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी को हम यहाँ पे उगाते हैं। साइंटिस्ट उनके रिसर्च वगैरह जो भी देखते हैं उनको एडुकेट करते हैं, उनका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं और उनको बचाते हैं, वो होते हैं हमारे बोटेनिकल गार्डन। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं बच्चों? The species of plants which are found exclusively in a endemic species है ये। The species of plants and animals which are found exclusively in a place or biota are called endemic species. Endemic species are unique to that place or region and are not found naturally anywhere else. ये हमारे पास कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं प्लांट्स या एनिमल्स की जो एक प्रॉपर एक जगह पर ही पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई भी एक प्रॉपरली एक चीज़ है तो वो वहाँ पे और दूसरी जगह पे पाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारा लॉयन टेल्ड मैक्यो वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। ये मालाबार प्रैकिट ये हमारा मालाबार रीजन में ही मिलता है। नीलगिरी लंगूर जो है वो हमारा नीलगिरी हिल्स पे ही पाया जाता है, और कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा नीलगिरी लंगूर। ये कुछ ऐसे हमारे पास एंडेमिक स्पीशीज़ हैं जो एक प्रॉपर रीजन में ही पाए जाते हैं और कहीं वो नहीं पाए जाते। सेम ऐसे ही बच्चों सम फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे अब हमारे इंडिया ने क्या किया कि कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स को, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को कंजर्व करने, इनको एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत अपने प्रोग्राम्स को चलाया। तो इसी के अंडर हमारी जो कंट्री है उसमें एनजीओज़ आपने सुना होगा बच्चों। एनजीओज़ जो होती हैं वो अपने सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। सो इन आवर कंट्री सम एनजीओज़ आर एक्टिवली शेयरिंग द इफेक्टिव इम्प्लांटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स। जो भी गवर्नमेंट प्लान बनाती है उसमें एनजीओ हमारी बहुत हेल्प करती है उनको इम्प्लांट करने में। मान लिया अब गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया है एनिमल्स को कंजर्व करने का, तो उसको इम्प्लीमेंट, उसको अप्लाई, उसको लागू कौन करने में हेल्प करेगा? एनजीओज़। वो स्टार्ट करते हैं जैसे पेड़ बचाओ, है ना बच्चों। तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी एनजीओज़ वर्किंग है अभी भी, वो जगह जगह पर पेड़ लगाते हैं। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की हेल्प करती है एनजीओज़। दे स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल। देखो अलग अलग एरिया में जाके वो कोई नुक्कड़ नाटक करते हैं, कोई कुछ उनको अवेयर करता है, या कोई ऐसे प्रोग्राम की वजह से प्रोग्राम चलाते हैं जिससे पब्लिक अवेयर हो सके। ये सारे काम हमारे एनजीओज़ के होते हैं। अब जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा बच्चों, वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव में। तो वन महोत्सव में इट मीन्स उसकी हमें क्या समझ आती है ना कि एक हमने प्रोग्राम चलाया वन महोत्सव, उसमें हमें करना क्या है? उसमें हमें नए नए पौधे लगाने हैं, अपने घर में लगा सकते हो, अपने आस पड़ोस में इम्प्लांट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट की हमारे गवर्नमेंट ने, और उसमें हम जैसे आप लोगों का भी कंपटीशन कई बार होता है आपके स्कूल में प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर कि सेव टाइगर या कुछ ऐसे स्लोगन आप बनाइए। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस की होती हैं, वो हमारी गवर्नमेंट इसे ये प्रोग्राम्स को लागू करती है। ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लॉयन, ये सारे प्रोजेक्ट कुछ ऐसे हैं जो हमारी गवर्नमेंट लागू करती है। अब इन्हीं के ही अंदर आप अपनी बुक्स में पढ़ते हो बच्चों चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, है ना। ये चिपको आंदोलन है क्या? चिपको मूवमेंट आप अपनी एसएसटी में भी पढ़ते हो स्टूडेंट्स। अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने ये स्टार्ट किया था, और क्या था कि वहाँ पे पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया था, उनके एरिया में पेड़ों को काटना स्टार्ट किया। तो वो जो लेडी हैं अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने क्या किया बच्चों, और उनके साथ उन्होंने बाकी औरों को अवेयर किया, अपने गांव वालों को अवेयर किया, और सभी ने क्या माना कि अगर हम उस ट्री के चारों तरफ ही अगर चिपक जाएंगे
तो उन्होंने वो ऐसे ही जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, जैसे एक ट्री के चारों तरफ ये बच्चे खड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी, लेडीज़ ने और गांव वालों ने मिलके क्या किया कि वो भी ट्रीज़ के चारों तरफ ऐसे ही खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आपको ट्रीज़ को कट करना है तो ट्रीज़ को कट करने से पहले आप हमें कट करेंगे, उसके बाद आप ट्रीज़ को कट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था बच्चों, जिससे कि ट्रीज़ के बारे में अवेयरनेस स्टार्ट हुई। ऐसे ही हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में स्टूडेंट्स क्या है कि टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। हमारे जंगलों से सबसे तेज़ी से ख़त्म होने वाला एनिमल अब कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर। लेकिन अब तो बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर चलने के बाद में बहुत सारे, और अभी तक हमारे टाइगर्स को हमने सेव करके रखा हुआ है, बस इसी के चलते, इसी प्रोग्राम के चलते हम बाकियों को अवेयर करते हैं और उनको हंटिंग नहीं होने देते, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था बच्चों इन अप्रैल 1973 में। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? क्यों इसको, जो भी प्रोग्राम हम अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होता ही है ना बच्चों। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपकी नॉलेज बढ़े। तो सेम जो प्रोजेक्ट टाइगर था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का? वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, कि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को अपने देश में बचा सकें और उनको और बढ़ा सकें और मेंटेन कर सकें। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट टाइगर। अब एक होता है बच्चों रेड डाटा बुक, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उन्होंने क्या किया कि एक बुक बनाई और जैसे उस बुक में वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, जो भी होता है अपना वो रिकॉर्ड करके रखते हैं सारी चीज़ों को। तो उन्होंने उस बुक में दे मेंटेन अ रेड लिस्ट विच इवेल्युएट द एक्सटेंट रिस्क ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़, जो कि एक्सटेंट रिस्क पे हैं। इट मीन्स जो लुप्त होने वाले स्पीशीज़ हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, जो कुछ ही नंबर्स में बचे हैं, उनको अपनी एक रेड लिस्ट में उन्होंने मेंटेन किया। और द रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक that which keeps a record of all rare and endangered species of plants and animals। एक रेड लिस्ट में तो स्टार्टिंग में मेंटेन किया था कि कुछ ऐसे एक्सटेंट स्पीशीज़ के बारे में, लेकिन जो पूरी रेड डाटा जो बुक है उसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करके रखते हैं, जो हमारे रेयर एनिमल्स हैं या एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको हम रिकॉर्ड करके चलते हैं बच्चों। तो वो होती है हमारी एक रेड डाटा बुक। और ये कहाँ पे मेंटेन की जाती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ताकि हमें टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि हमारी कौन कौन सी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हैं, हमने कितना उन पे काम किया उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और हमें क्या क्या स्टेप्स और लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा टॉपिक माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है? अब स्टूडेंट्स माइग्रेशन का मतलब हम सभी अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कोई भी हम अपना एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कोई कहीं दूसरे गांव में है, वहाँ पे उनको जॉब के लिए प्रॉब्लम है या कहीं पढ़ाई के लिए उनके एजुकेशन वो आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को दूसरी जगह पे लेकर जाएं जहाँ पे वो ईजिली अपनी एजुकेशन कर सकें। इट मीन्स वो अपने गांव के एरिया को छोड़कर अपनी किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं। अपने ओरिजिनल होम को छोड़ के वहाँ से वो दूसरी जगह पे आते हैं, और किस लिए? एजुकेशन के लिए या अपनी जॉब के लिए या अपनी और कोई भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो भी यही करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक टू देयर ओरिजिनल होम्स इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। जो एनिमल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ये नहीं कि एक ही एनिमल उठ के यहाँ आ जाए, इन लार्ज नंबर्स, पूरी एक बड़े नंबर में एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। आप लोगों ने बच्चों गर्मियों में सुनते हो साइबेरियन क्रेन के बारे में। साइबेरियन क्रेन जो है वो बहुत ही एक लार्ज नंबर में ग्रुप में हमारे इंडिया में गर्मी के मौसम में वो आते हैं, और फिर वो वापस जब यहाँ पे सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो वो वापस से अपने होम टाउन चले जाते हैं। तो ये ऐसे माइग्रेशन, इट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, लेकिन इन अ लार्ज नंबर, और फिर वापस से अपने ओरिजिनल होम में चले जाना। ये नहीं है कि वहाँ से यहाँ आ गए और यहीं के होके रह गए, वो वापस से अपनी कंडीशन। अब वो बर्ड्स और एनिमल्स, इनको थोड़ी ना कोई एजुकेशन करनी होती है, लेकिन ये क्यों माइग्रेट करते हैं? फॉर देयर फेवरेबल कंडीशंस के लिए। अगर जहाँ पे कहीं पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है किसी सीज़न में और वो वहाँ पे नहीं रह सकते, तो वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं दूसरी जगह पे, और जैसे ही वहाँ पे मौसम ठीक हो जाता है वो वापस अपने रिटर्न होम चले जाते हैं। तो इसमें साइबेरियन क्रेन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, जो हमें अपने इंडिया में देखने को मिलता है।
इसके बाद है हमारा टॉपिक बच्चों माइग्रेशंस के बाद हमने इसमें पढ़ा था कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रीएनफोर्समेंट। इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास आ जाता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रीफोरेस्टेशन। ये तो था हमारा वाइल्ड लाइफ के लिए बच्चों, लेकिन हमें कुछ और स्टेप्स भी ऐसे करने हैं जिसको हम और अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम अपना भी कुछ योगदान कर सकें। अब इसमें हम बच्चों हम कर सकते हैं जैसे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। जो पेपर बनता है वो किस चीज़ से बनता है बच्चों? वो बनता है ट्री के पल्प से, फ्रॉम द पल्प ऑफ ट्रीज़। तो अगर हमें ट्रीज़ को सेव करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें पेपर्स को भी सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पेपर्स हैं हमारे वो हमारे ट्रीज़ की पल्प से ही तो बने हैं। अगर हम पेपर्स को वेस्ट करते रहेंगे बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम वेस्ट करते जाएंगे पेपर की डिमांड बढ़ती जाएगी और हम ट्रीज़ का कट ऐसे ही करते रहेंगे, उसको डिफॉरेस्ट करते रहेंगे। तो इसीलिए बच्चों हमें अपने स्टेप पे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। हमें ये नहीं करना कि हमें एक साइड पेपर पे लिख लिया और दूसरे साइड से हमने प्लेन या ब्लैंक छोड़ दिया और उसको वेस्ट डाल दिया, नहीं, क्योंकि इसी का हम यूज़ कर सकते हैं। हमें दोनों साइड ही पेपर पे लिखना पड़ेगा। अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर, पेपर को वेस्ट करना हमें अवॉइड करना पड़ेगा। थर्ड है हमारा रिसाइकिल पेपर। हम अपने पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, 5 to 7 टाइम्स हम उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा हमारा होता है जैसे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है, ऐसे ही रिफॉरेस्टेशन हमारा एक टॉपिक है। उस टॉपिक में भी बच्चों रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज़ वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। जहाँ पे फॉरेस्ट हमारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं वहाँ पे हम वापस से नए ट्रीज़ लगाकर अपना फॉरेस्ट बना सकते हैं।